बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज के डिस्कशन के अंदर सेकंड प्लांट हार्मोन के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम जिबरलिन है। देखें, इस जिबरलिन को सबसे पहले फंगस की एक स्पीशीज से जो है वो आइसोलेट किया गया था जिसका नाम जिबरला फ्यूजिक्यूराई है। और दो हमारे पास जापानीज साइंटिस्ट थे जिनका नाम यबूता एंड हयाशी है। इन्होंने सबसे पहले इस जिबरलिन को इस फंगस की स्पीशीज से क्या किया था, आइसोलेट किया था। अच्छा, ये जो दोनों साइंसदान है ना, उस वक्त ये वीट एंड राइस के ऊपर काम कर रहे थे। तो इन्होंने देखा था कि इस फंगस की वजह से वीट एंड राइस के अंदर एक डिजीज लग रही है जिसको बकेनी कहा जाता है। अच्छा, ये बकेनी एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर वो जो क्रॉप है, वो जो प्लांट लगा हुआ है, उसकी हाइट तो इंक्रीज होती है, वो इलोंगेट तो होता है, उसकी ग्रोथ तो इंक्रीज होती है, लेकिन उनके अंदर ये जो स्पाइक पाए जाते हैं, जहाँ पे उनके ग्रेन्स मौजूद होते हैं, दाने मौजूद होते हैं, उनके अंदर वो दाने मौजूद नहीं थे। तो इस बीमारी को क्या कहा जाता है, बकेनी कहा जाता है। और कॉमनली हम इसको फुलिश सीडलिंग कहते हैं। क्यों इसको फुलिश सीडलिंग कहते हैं? अब जाहिर सी बात है, क्रॉप इतनी बड़ी हाइट लेके जा रहा है, ओनर तो खुश होगा कि ये इतनी बड़ी हाइट लेके जा रहा है, तो इसके अंदर ग्रेन भी अच्छे होंगे। वो जब उसको हार्वेस्ट करता है, बाद में पता चलता है तो इसके अंदर तो ग्रेन्स है ही नहीं, इसके अंदर तो दाने हैं ही नहीं। तो फिर ओनर परेशान हो जाता है। तो इसलिए इस बीमारी को दूसरा क्या कहा जाता है, फुलिश सीडलिंग, क्योंकि जो ओनर को है ये फूल बना जाता है। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या, इन्होंने देखा कि ये हार्मोन जो है ये ग्रेन्स को तो खा रहा है, ग्रेन्स के ऊपर ये फीड कर रहा है, लेकिन एक इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने ये देखा कि ये हाइट को बढ़ा रहा है, ग्रोथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि आफ्टर आइसोलेशन साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट जिबरलिन इंड्यूस ग्रोथ, ये ग्रोथ को क्या कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है। तो उसके बाद इन्होंने इसकी और भी 70 डिफरेंट टाइप्स को क्या किया, आइसोलेट किया। ये भी कभी कभार पूछा जाता है। इनकी जो मेजर साइट होती है प्रोडक्शन की, वो रूट होती है, स्टेम होती है, या फिर हमारे पास लीव्स होती है। हम इसके काम देख लेते हैं कि इसका प्लांट के अंदर क्या रोल होता है। तो इसका प्लांट के अंदर सबसे जो मेन रोल है वो ये सेल डिवीजन और इनोगेशन, जिस तरह से ऑक्सिन करवा रहा था, यानी कि जीन एक्सप्रेशन के जरिए, वो जो हमने इलास्टिन प्रोटीन पढ़ी थी उसके जरिए पूरा मैकेनिज्म मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, इसका दूसरा काम होता है ये जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल ड्रॉफिज्म को प्रिवेंट करता है। ड्रॉफिज्म का मतलब होता है कद का छोटा होना। तो जाहिर सी बात है, प्लांट को इलोंगेट करता है, तो कभी भी प्लांट की हाइट छोटी नहीं होगी। माइनर लेवल पे ये फ्लावरिंग भी इंड्यूस करता है। जरूरी नहीं है कि आप इस पॉइंट को याद रखें। अच्छा, उसके अलावा देखें, जब मैंने आपको हार्मोन्स का काम करने का तरीका बताया था तो 3 तरीके बताए थे। एक जीन एक्सप्रेशन जो हम पीछे ऑक्सिन में देख चुके हैं, यहाँ पे दोबारा हमने इसके अंदर भी देखा। दूसरा मैंने तरीका बताया था, या तो किसी एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा या किसी एंजाइम को क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा। तो यहाँ पे ये जाके क्या करता है, एमाइलेज को एक्टिवेट करता है, और उससे ये होता है कि जो प्लांट के अंदर रिजर्व फूड होता है, जिसे हम स्टार्च कहते हैं, ये इसको तोड़ना शुरू कर देता है, किसके अंदर, शुगर के अंदर, और इस तरह से एनर्जी जो अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे देखें, बाय एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम ये क्या कर रहे हैं, हार्मोन काम कर रहे हैं। तो ये दूसरा तरीका है जो मैंने आपको दिखा दिया। उसके अलावा ये फ्रूट की ग्रोथ को भी प्रोमोट करता है, और फ्रूट का कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑक्सिन के अंदर दे चुका हूँ। पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के अंदर भी ये मदद करता है। पोलन ट्यूब का काम होता है, ये प्लांट का एक पार्ट है, इसका काम होता है ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। कैसे करती है, इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 के अंदर मैं बता दूंगा। उसके अलावा पार्थिनोकार्पी के अंदर भी ये क्या करता है, हेल्प करता है, पार्थिनोकार्पी को स्टिमुलेट करता है। और इसका जो डिटेल है वो भी ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ ऑक्सिन के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो हार्मोन है वो हमारे पास है साइटोकाइनिन। बहुत आसान सा है। अच्छा, ये जो साइटोकाइनिन है ये आपको 2 फॉर्म के अंदर मिलता है। एक इसकी नेचुरल फॉर्म, और जाहिर सी बात है जब आपको नेचुरल फॉर्म मिल जाती है तो आप उसको बनाना भी शुरू कर देते हैं, जिसको हम सिंथेटिक फॉर्म कहते हैं। सबसे पहले इसको हमने कहाँ से नेचुरली ऑब्टेन किया था, कोकोनट से। और उसके अलावा जो हेरिंग स्पर्म डीएनए, ये हेरिंग एक फिश का नाम है, एक मछली का नाम है, उसके डीएनए से हमने ये निकाला था। और उसके अलावा यीस्ट एक्सट्रैक्ट, यानी यीस्ट से भी, फंगस जो होती है हमारे पास यूनिसेलुलर, उससे भी हमने इसको निकाला था। ये कहता है जो नेचुरल फॉर्म है साइटोकाइनिन की, वो आपको कोकोनट मिल्क से मिलती है, टोमेटो को जूस से मिलती है, फ्रूट से, पियर, प्लम, मेज, ये जितने भी यहाँ से। और इसकी नेचुरल फॉर्म को जिटिन कहा जाता है। ये आप लोगों ने याद रखना है, कई बार आप लोगों से पूछा जाता है। और इसकी जो सिंथेटिक फॉर्म होती है साइटोकाइनिन की, उसे क्या कहा जाता है, काइनिटिन या निटिन कहा जाता है। ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। और ये नेचुरल फॉर्म और सिंथेटिक फॉर्म दोनों कहाँ कहाँ से ऑब्टेन होती है, ये भी आपने याद रखना है। इसका हम थोड़ा सा रोल देख लेते हैं कि ये क्या रोल प्ले करता है। अच्छा भाई, इसका काम होता है कि ये सेल डिवीजन में मदद करता है, लेकिन ऑक्सिन के साथ। क्योंकि जब मैंने ऑक्सिन आपको पढ़ाया था, तो जब ऑक्सिन सेकेंडरी जाइलम के अंदर काम कर रहा था, तो उसके लिए उसको साइटोकाइनिन की जरूरत पड़ रही थी। अच्छा, इट डिले सेनिसेंस, यानी जो प्लांट बूढ़े जल्दी हो जाते हैं ना, उसको ये क्या करता है, डिले करता है, उसको ये रोकता है। इट सेपरेट द लीव्स व्हिच वुड नॉर्मली लूज क्लोरोफिल एंड प्रिवेंट फ्रॉम बिकमिंग डीकोलोनाइजेशन।
आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्लांट होता है ना, उसके एक आप टहनी तोड़े तो उस टहनी पे कितने खूबसूरत तरीके से एक स्पेस के साथ क्या लगे हुए होते हैं, पत्ते लगे हुए होते हैं ना। तो इन पत्तों को इस स्पेस के साथ सेपरेट करके रखना, ये भी किसकी जिम्मेदारी होती है? साइटोकाइनिन की जिम्मेदारी होती है, इतने स्पेस में इनको साथ रखना। क्योंकि जब आप इनको एक दूसरे से दूर कर देते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि इनका जो क्लोरोफिल है ना, वो क्या हो जाता है? लूज हो जाता है। तो जब क्लोरोफिल लूज हो जाता है तो ये प्लांट फिर किसी काम का नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से ये पत्ते फिर गिरना जो है वो क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा इसका जो एक जो और रोल होता है वो ये होता है कि ब्रेक्स सीड डोरमेंसी, ये सीड डोरमेंसी को तोड़ता है। सीड डोरमेंसी चैप्टर नंबर 4 का एक पूरा कंप्लीट टॉपिक है और वहां पे बहुत डिटेल के अंदर लिखा गया है। अभी जस्ट आप इतना याद रखें, सीड डोरमेंसी मींस द रेस्टिंग स्टेज ऑफ द सीड। आपका जो सीड है वो कभी कभी इन्वायरमेंट की वजह से रेस्ट में चला जाता है, या कभी कभी वो डोरमेंट नहीं होता, सीड जो है वो सीडलिंग नहीं हो पाती, वहां से जो है रूट शूट नहीं निकल पाती। तो उसके लिए हम साइटोकाइनिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उसकी डोरमेंसी को जो है वो तोड़ देता है। उसके अलावा माइनर लेवल पे ये फ्लावरिंग और फ्रूट की डेवलपमेंट में भी क्या करता है? हेल्प करता है, जो कि जरूरी नहीं है, आप याद रखें। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये सीड डोरमेंसी में मदद करता है। और उसके अलावा ये इट सेपरेट द लीव्स, लीव्स को क्या रखता है? सेपरेट रखता है। क्योंकि अगर डीकोलोनाइजेशन हो गई, ज्यादा स्पेस आ गया, तो ये अपना क्लोरोफिल क्या कर जाते हैं? लूज कर जाते हैं। और सेनिसेंस को भी ये क्या करता है? डिले करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास हार्मोन है वो है एब्सिसिक एसिड। आपने इसका पहले भी कहीं जिक्र सुना होगा, जब हमने एनवायरमेंटल स्ट्रेस में ड्रट कंडीशन को पढ़ा था तो तब आपने इसका रोल देखा था। आपने याद रखना है, ये जो एब्सिसिक एसिड है इसको दूसरा स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। ये तब प्रोड्यूस होता है जब प्लांट को एनवायरनमेंट का स्ट्रेस होता है। ड्रट कंडीशन वाला अगर आप लोगों को याद हो तो ये क्या करता है? जाके स्टोमेटा को बंद कर देता है, उसको खुलने नहीं देता, नतीजे में कम से कम ट्रांसपायरेशन होती है, तो पानी जो है वो प्लांट की बॉडी में कंजर्व हो जाता है। देखें, अगर ये स्ट्रोमेटा को बंद करेगा तो अंडरस्टूड बात है कि वहां से गैसेस अंदर नहीं आ पाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पाएगी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर अंदर नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी रुक जाएगा। तो ये वाहिद वो हार्मोन है जो कि ग्रोथ के इनहिबिट काम कर रहा है, ग्रोथ के अगेंस्ट काम कर रहा है, ग्रोथ को प्रोमोट होने नहीं दे रहा। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, उसके अलावा इसका क्या काम होता है? ये सीड डोरमेंसी को इंड्यूस करता है। जो पिछला आपने साइटोकाइनिन पढ़ा वो सीड डोरमेंसी को तोड़ रहा था, ये सीड डोरमेंसी को इंड्यूस करता है। क्योंकि बाज औकात कभी कभी सीड डोरमेंसी का एडवांटेज भी हो जाता है। क्या क्या एडवांटेज होते हैं ये इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा बर्ड्स के अंदर भी ये क्या करवाता है? जो कलियां होती हैं उनके अंदर भी ये सीड डोरमेंसी इंड्यूस करवाता है। इट वर्क्स अगेंस्ट ऑल ग्रोथ प्रोमोटर, जितने भी ग्रोथ प्रोमोटर आपने हार्मोन देखे उनके ये खिलाफ काम करता है, क्योंकि ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है स्ट्रोमेटा को बंद करके। लेकिन जब आप स्टोमेटा को बंद करते हैं, पानी नहीं जाएगा, ये अच्छी बात है, कंजर्व होगा, लेकिन गैसेस भी तो अंदर नहीं आएंगी ना। जब तक गैसेस अंदर नहीं आएंगी तो तब तक उसके अंदर फोटोसिंथेसिस भी नहीं आएगा, तो इस तरह से इसकी ग्रोथ भी आगे प्रमोट नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट हार्मोन है वो इथीन है। अब आप इसकी ये जो मैंने डिफरेंट कलर्स के अंदर जो मैंने इसको प्रोड्यूस किया है, हेडिंग जो दी है, इसका कुछ मकसद है। क्योंकि आपको पता है कि जब फ्रूट बनता है तो उसका कलर कुछ और होता है, जब वो राइपिन हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, तो उसका कलर कुछ और हो जाता है। अब ये काम सारा का सारा कैसे होता है इसको हम समझते हैं। हमने कहा था कि हार्मोन्स जो है वो 3 तरीकों से काम करते हैं। एक जीन एक्सप्रेशन, वो हमने देख लिया। दूसरा एंजाइम की एक्टिवेशन, वो भी हमने देख लिया। तीसरा हमने पढ़ा था कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। तो ये इथीन क्या करती है? उस सेल के, वो जो फ्रूट होता है उसके सेलों के अंदर जाती है और उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को क्या करती है? चेंज कर देती है। ये आपने याद रखना है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है तो कुछ एंजाइम्स अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद वो क्या करते हैं? क्लोरोफिल की अमाउंट को कम कर देते हैं, उसको रिड्यूस कर देते हैं। नतीजे में जो दूसरे पिगमेंट पड़े होते हैं, जैसे जेंथोफिल है येलो कलर का, केरोटीन है रेड या ऑरेंज कलर का, तो वो उनके ऊपर क्या होने लग जाते हैं? डोमिनेट होने लग जाते हैं। और वो जो आपको फ्रूट है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन से टर्न होके येलो हो जाता है, ग्रीन से टर्न होके ऑरेंज हो जाता है, ग्रीन से टर्न होके वो क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। देखिए, किसी प्लांट के अंदर अगर ग्रीन कलर है तो उसका हरगिज मकसद ये नहीं होता कि उसके पास जेंथोफिल, कैरोटीन या ऑरेंज रेड कलर नहीं है। वो होते हैं लेकिन कम मिकदार में होते हैं। ग्रीन ज्यादा मिकदार में होता है क्लोरोफिल, तो इसलिए नजर भी वो ग्रीन आ रहा होता है। तो ये जो इथीन है ये क्या करती है? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को चेंज कर देती है। तो कुछ एंजाइम्स अंदर आते हैं, वो क्या करते हैं? क्लोरोफिल को जाके रिड्यूस कर देते हैं। तो अगर जेंथोफिल की अमाउंट ज्यादा होती है तो वो फ्रूट येलो बन जाता है, केरोटीन की ज्यादा होती है तो वो रेड बन जाता है या ऑरेंज बन जाता है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि ये फ्रूट जो है अपना कलर क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखना है। और आपने तीसरा काम करने का हार्मोन्स का जो है वो तरीका भी देख लिया।
कहते हैं जनरली इथीन हमारे पास एक गैस है, लेकिन ये हार्मोन की तरह भी काम करती है। इसको राइपनिंग हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि फ्रूट की राइपनिंग में मदद करती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है थस कॉल्ड एज राइपनिंग हार्मोन। इथीन कैसे काम करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को जाके चेंज करती है। उसकी वजह से कुछ एंजाइम्स अंदर आते हैं सेल मेम्ब्रेन के, क्लोरोप्लास्ट को या क्लोरोफिल को वो रिड्यूस कर देते हैं। नतीजे में जो रेड या येलो या फिर ऑरेंज जो भी कलर होता है वो क्या हो जाता है? प्रोमिनेंट हो जाता है। इथीन टेक्स पार्ट्स इन द एब्सिशन ऑफ लीव्स। देखें कितनी इंपॉर्टेंट बात है। आपने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था कि वो एब्सिशन लेयर बनने नहीं देते, जबकि इथीन जो है ये क्या बनाती है? यहाँ पे एब्सिशन लेयर बनाती है ताकि यहाँ से गिर जाए। इथीन इंड्यूस फ्लावरिंग इन सम प्लांट्स। कुछ प्लांट के अंदर ये फ्लावरिंग भी क्या करती है? इंड्यूस करती है, जो कि जरूरी नहीं है। ये 3-4 बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे हमारा बॉटनी का सेक्शन खत्म होता है, ये हार्मोन खत्म होते हैं। आप इस पूरे सेक्शन को पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। जहां भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।